अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फिरान एंड यू आर वाचिंग फेथ इन जापान टीवी। तो फाइनली मैंने ये सीन बना लिया है कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि जापान का स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या कि उसके लिए जो है जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए ना। तो मैं कोशिश करूँगा जो है मेरे माइंड में वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ कम हो तो, लेकिन आप मुझसे बाद में कमेंट्स के ज़रिए पूछ लेना। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हो जाते हैं और जापान में आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जैपनीज़ लैंग्वेज कोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, जो कि आपको लाजमी 2 साल का करना पड़ेगा ना। तो उससे पीछे मैं आ जाता हूँ। ये तो 2 साल का कोर्स हो गया, लेकिन उससे पहले आपको अपनी कंट्री में क्या करना पड़ेगा उसको अप्लाई करने के लिए, वो मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट है कि 150 आवर्स जैपनीज़ कोर्स आपने अपनी ही कंट्री में किया हो। सही है। एक जो है मिनिमम इंटरमीडिएट हो और ग्रेजुएट हो, या तो दूसरी। तीसरी आपकी एज अंडर 25 हो, लेकिन अगर अब भी हो तो कोई इशू नहीं है। आप उनको अपना एक्सपीरियंस शो करा सकते हैं लिख के या रिटर्न या किसी भी सर्टिफिकेट के ज़रिए कि आपका इस एज के बाद इस एज में आने के दौरान तक का एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर रहा, क्यों आपने, मतलब अब जाके आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो इससे इससे पहले आप क्या क्या कर रहे थे ना, तो उसका भी कोई एज का इशू नहीं है। रही बात तीसरी, एक अदद आपको जापान का गारंटर चाहिए, और अगर वो ना भी हो तो आपको पाकिस्तान में ही गारंटर चाहिए जिसका स्टेटमेंट कुछ 5-6 लाख का हो। वो उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है जापान में, तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई है। सही है, फाइनेंशियली सिर्फ उसका रीज़न इतना होता है, और अगर ये इशू भी ना हो तो कोई मसला नहीं है। सही है। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। जब आप लास्ट में आप अपने 150 आवर्स जैपनीज़ लैंग्वेज कोर्स के कंप्लीट करते हैं तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जिस स्कूल से आप अपनी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी हैं, वहाँ से आप जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से अप्लाई करने के तरीक़ेकार को भी पूछ सकते हैं, और वो आपको गाइड भी कर देंगे ना। जैसे कि मैं पढ़ा था, मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, कराची के अंदर एक है पीजेसीए के नाम से, वहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो इलियास सर हैं। मैं वहाँ से पढ़ा था। अगर वो अभी भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो होंगे, तो आप चाहें तो उनसे भी जो है वो मालूमात ले सकते हैं। फिर वो आपको यहाँ के जिस सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिटी के जो है ना आपको बारे में गाइड कर देंगे, और उसके अंदर जो स्कूल होगा वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और वो भी आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर कि कहाँ आपको जाना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। सही है। इसके अलावा जो है 2 साल का कोर्स है, लेकिन आपको 1 साल की फ़ीस पहले जमा करानी है। 1 साल की फ़ीस मिनिमम जो है ना वो 7 से 7.5 लाख रुपए तक की होगी पाकिस्तानी। नहीं, 7 से 7.5 लाख, हाँ ठीक है। इतनी फ़ीस होगी 1 साल की फ़ीस। 2 साल की फ़ीस आप एक साथ जमा नहीं करा सकते। कराना भी चाहें तो नहीं करा सकते, क्योंकि कोर्स 2 साल का है, लेकिन आपको फ़ीस 1 साल की जमा कराना पड़ती है। और फिर जब आप जापान में आ जाते हैं, तो जापान में आने के बाद जो है आपको जो है 1 हफ़्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर 28 आवर्स जो है ना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ना, जो आपको अलाउ है। और वो भी इजीली मिल जाती है। ठीक है। वो भी इजीली मिल जाती है। आपके जो स्कूल वाले होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, आपके लिए सर्च करते हैं जॉब, आपके जिस तरह की भी आपको जॉब चाहिए ना, मतलब कि आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्प वगैरह करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो, अगर घंटे के हिसाब से सैलरी देखी जाए तो कम से कम जो है 1000 येन घंटा आपको किसी भी जॉब का मिल जाता है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 भी हो जाते हैं, 1600 भी हो जाते हैं, मतलब 1 घंटे के 1500 येन, जो कि 1500 का मतलब ये है कि 2000 रुपये से भी ज़्यादा आपको 1 घंटे में यहाँ मिल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब पे ना। तो आपको 4 घंटा पर डे जो है वो 4 घंटा है अलाउड, या तो 5 घंटे है। 28 आवर्स आपको एक वीक के लिए जो है ना वो अलाउड है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। फिर उसके अलावा जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो 1 साल इस तरह से पार्ट टाइम जॉब करते हैं और आपकी स्टडी करते हैं। फिर आपका साल कंप्लीट होता है। साल कंप्लीट होने के बाद आप जब दूसरा साल के लिए जब फ़ीस जमा करते हैं, तो तकरीबन आप अपनी ही पार्ट टाइम जॉब से उस फ़ीस को जमा करा सकते हैं ना। इतना इजी है। साथ साथ आपको रहने का, खाने का भी आप जो है वो ख़र्चा आप खुद ही उठा सकते होंगे ना। भाई ठीक है। फिर आप जब अपना दूसरे साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको, जब आप ग्रेजुएट कर चुके होते हैं और आप लैंग्वेज कोर्स भी कर चुके होते हैं, तो फिर आपको जॉब ढूंढना कोई बड़ा इशू नहीं होता, कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। सिर्फ एक टेस्ट आपको देना पड़ता है जैपनीज़ लैंग्वेज का, N2। इसके अंदर एक लेवल बनाए हुए हैं जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर, जिससे आपको
मतलब कि जज किया जा सकता है कि आपने अगर ये टेस्ट किया हुआ है तो आपको इतनी जैपनीज़ आती होगी। तो N2 का एक लेवल है जिससे मतलब अगर आपने वो कर लिया तो आप जापान में किसी भी जॉब को कर सकते हो ना, किसी भी जॉब को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मुझे कि भाई जापान में आने का तरीका बताओ, और सबसे इजी और सेफ़ वे जो है मेरे हिसाब से वो एक स्टूडेंट वीज़ा है, जिसके बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लीगली रहने का मिल जाता है जापान में, और सोचने का मिल जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भाई जो भी करने आने वाले हैं वो पहले से ही सोच के आएँ हैं जापान में कि आप ये करने वाले हैं। यहाँ आने के बाद सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा आपके पास ना। तो प्लानिंग जो है वहाँ से करके आएँ, यहाँ आने के बाद जो है वो उस प्लानिंग को किस तरीके से पूरा करें ईज़ी वे पे, वो यहाँ पे करें ना। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था मैं, कि स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से आप जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, और एप्लीकेबल होने के बाद जो है वो जापान में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और कौन-कौन आपको जो है वो गाइड कर सकता है। और फ़ीस जो है वो आपको 1 साल की पहले देनी है, 2 साल की लाज़मी आपको जैपनीज़ लैंग्वेज कोर्स करना है यहाँ पे, और 6 महीने आपको अपनी कंट्री में। वो बड़ी बात नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ग्रेजुएशन का है या जैपनीज़ का जो है जो आपने अपनी कंट्री में किया है, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए ना। लाज़मी नहीं है कि आपका ग्रेड अच्छा हो, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई आप ये चीज़ कर चुके हो, बस इतना। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, और जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके बाद भी कुछ कमी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, और कोई मसला नहीं है कि दोबारा वीडियो बना देंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आए तो कौन सा बड़ा है, अपना ही काम है ये वीडियो बनाना। तो दोबारा आपके लिए मैं वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से फिर दोबारा आपके लिए बना दूँगा। तो मुझे बताइएगा आपकी राय। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।